नाड़ी से देख के बता देते हैं कि ये व्यक्ति कितनी दिन तक जीवित रहेगा। हाँ, मतलब बोल सकते हैं, लेकिन वो एस्टिमेटेड रहता है। ऐसा नहीं कि इतने साल जिएगा, इतने दिन जिएगा। अभी मैं किसी मरे हुए पेशेंट को ट्रीटमेंट करने जाऊंगा तो उन्होंने बोला कि आपका भी नाम का नुकसान होगा, शास्त्र का भी नुकसान होगा, पेशेंट का भी नुकसान होगा। जो सच चीज है वो बताओ। जैसे अभी हमने दर्द की दवाई खाई, हम तुरंत ठीक हो गए, तो वैसे हम आयुर्वेद पे फेथ नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको दर्द कब से वो इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेकर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स और ट्रेडिशनल नॉलेज की वजह से आयुर्वेद लोगों का ध्यान खींच। अभी 15 साल से मुझे दर्द नहीं हुआ, 15 साल में मुझे कभी लूज मोशन नहीं हुए, 15 साल में मुझे कभी वोमिटिंग नहीं हुई रहेगी, तो उससे ठीक हो रहा है ना। तो सर, ये बाल झड़ने के लिए अभी मैं वापस उसी पे आती हूँ, तो कोई ऐसा है जैसे आंवला, आप आंवला नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि रसायन है। वेलकम टू बात करनी चाहिए। आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़ रहे हैं उनको 15 साल से भी ज़्यादा का आयुर्वेदा में प्रैक्टिस का अनुभव है, डॉक्टर अंकुश गराल सर। आज हम आयुर्वेद को बहुत ही पास से देखेंगे और उनसे जानेंगे कि मॉडर्न वेदा जो उन्होंने डेवलप किया है वो क्या है। चलिए देरी ना करते हुए सीधे उनसे जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। सर, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रो दीजिए, क्योंकि आजकल क्या है, इंस्टाग्राम में बहुत ही फेमस हो चुके होते हैं लोग, और आप अपने एरिया के बहुत ही रिनाउंड पर्सन हैं जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, और बहुत ऐसे केसेस भी मैं जानती हूँ जहाँ पे मुझे एकदम ही आयुर्वेद के बारे में इतना कॉन्फिडेंस आया है, वो उसका मतलब श्रेय आपको ही जाता है। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रो दीजिए। हाँ, देखिए, अभी सबसे पहला सवाल है कि मॉडर्न वेदा ये नाम मैंने क्यों दिया। तो मॉडर्न वेदा नाम देने का मेरा प्रयोजन ये था कि मॉडर्न इन द सेंस एलोपैथी साइंस, जो भी मॉडर्न एरा है, और वेदा मीन्स आयुर्वेदा। तो अभी क्या होता है, कोरोना आया, कैंसर आया, ब्लड प्रेशर आया, सियाटिका, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, जितने भी डिसीज नए नए आ रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये डिसीज आयुर्वेद में कहीं नहीं गए। इसके लिए आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट है क्या? सिर्फ लोगों को नहीं, जो बीएमएस ग्रेजुएट आयुर्वेद स्टूडेंट है वो भी ऐसा ही सोचते हैं। तो 15 साल की प्रैक्टिस में जैसे मैंने धीरे 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 ग्रो करते गया, तो मुझे ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर कुछ किया जाए। तो जितना मुझे समझा था कि मैंने मॉडर्न साइंस के टेक्स्ट बुक पढ़े हुए जैसे ऑक्सफोर्ड, हैरिसन, और मैंने आयुर्वेदा पढ़ा, तो जब मैं कोरिलेट करने लगा तो उसमें लैंग्वेज के अलावा कोई भी चीज डिफरेंट नहीं थी। तो इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं कि सियाटिका में एक फिजिकल टेस्ट किया जाता है कि आपको कंफर्म सियाटिका है कि नहीं। उसका बाकी रेडियोलॉजिकल टेस्ट बाद में किया जाता है, वैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, ये बात की चीजें, एक्सरे। लेकिन पहले आपके लक्षणों से पता चलता है कि आपको एक पैर में दर्द कर रहा है, पीछे दर्द होता है, आगे दर्द जा रहा है, और वो क्रिस क्रॉस मैनर में जाता है, बैठने से होता है, उठते होता है। लेकिन उसमें एसएलआर टेस्ट है, स्ट्रेट लेग रेस्ट टेस्ट। तो उसमें क्या किया जाता है, आपको लिटा कर 45 डिग्री तक आपका पैर ऊपर किया जाता है। अगर 45 के बाद आपको दर्द चालू होने लगा तो इट इज कॉल्ड एज अ सियाटिका को पॉजिटिव टेस्ट है। तो वही सेम वर्ब्स आयुर्वेद में लिखा गया है 5000 साल पहले। उन्होंने लिखा कि प्राश्नि प्रत्यांगुरतम या कंडरा मारुतम आर्दिता शक्ति उत्क्षेपण निवृणति गुजरिस्तान प्रशिक्षते। मतलब पीछे के पैर की एक कंडरा, जिसको आप लिगामेंट बोल सकते हैं, टेंडोन बोल सकते हैं, वहां अगर वात गया तो आप पैर उठाते वक्त, शक्ति इन द सेंस पैर, तो पैर उठाते वक्त आपको दर्द करेगा और वो पैर उठ नहीं पाएगा, और उसको गुजरसी बोला जाता है। तो सिर्फ यहाँ की लैंग्वेज चेंज हुई है, बाकी अप टू डेट वैसा ही है। और ऐसे मैंने टेक्स्ट में कई बार देखा, जैसे भी कोरोना आया था तो कोरोना में हमारे सेंस जा रहे थे, जैसे स्मेल का सेंस जा रहा था, टेस्ट का सेंस जा रहा था, और उसमें सिम्टम्स क्या आते थे, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, भूख न लगना, दम लगना, मतलब इसको श्वास बोला गया है। हाँ, तो आयुर्वेद में राजयक्ष्मा नाम का एक डिसीज बताया गया। इट इज नॉट लाइक ओनली टीबी। राजयक्ष्मा को टीबी कन्वर्ट किया जाता है, मतलब उसको ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन इट इज नॉट टीबी। तो उसमें एक सीतोपलाडी चूर्ण नाम का एक दवा आया, तो उसकी जो इंडिकेशन बताए गए उसमें जीवा सुक्ति आया। जीवा सुक्ति इन द सेंस आपको टेस्ट पता नहीं चल रहा है। और राजयक्ष्मा या आगंतुज व्याधि बताया गया। आयुर्वेद में 2 टाइप के व्याधि बताए गए, निज और आगंतुज। निज इन द सेंस पहले आपके शरीर के दोष विकृत होते हैं और व्याधि होते, लक्षण होते हैं, और आगंतुज मतलब पहले लक्षण होते हैं और फिर दोष बढ़ते हैं। और ये भूत विशेष, मतलब नॉट भूत मतलब इनविजिबल थिंग्स नहीं, भूत मतलब ऐसे जीव की जो आपके शरीर को तकलीफ कर रहे। भूत विष वायु अग्नि, ये आगंतुज से होता है, मतलब आग से जलना, किसी चीज से काटना, मतलब किसी बैक्टीरिया से होना। और ये बैक्टीरियल वायरल डिसीज बताकर उसमें ये दवा डालकर उसमें जीवा सुक्ति, श्वास, कास और अरुचि आया, एंड इट वाज बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन दैट सिनेरियो।
और मैंने वही देके पेशेंट को ठीक किया हुआ है। और ये लोगों को अचंभा लगेगा, तो इतना आयुर्वेद में पावर, इतना ज्ञान है, लेकिन अभी क्या होगा मालूम है, थॉट प्रोसेस। ये मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस है, जितने भी पुराने साइंस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आयुर्वेदा, आयुर्वेदा अथर्ववेद का उपवेद है। जैसे पहले, अभी भी नॉर्थ में मीमांसा पढ़ाई जाती है, अभी भी नॉर्थ में ज्योतिष पढ़ा जाता है। हमारे सुभाषित माला करके एक सब्जेक्ट था, उसमें तो बोला गया कि चिकित्सितम ज्योतिष पदम 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 प्रत्यमावंती, मतलब चिकित्सा और ज्योतिष ये दो ही चीज ऐसे है कि जो आपको पल 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 उसका यह दिलाएगी, एहसास कराएगी, और ये बहुत सही है। तो इसलिए मैं मॉडर्न वेदा क्यों लाया हूं कि ऐसा मत सोचिए। आयुर्वेद में पहले प्रिंसिपल बताए गए, रादर देन डिसीज ट्रीट करना, एज अ पर्सन होल उसको कंसिडर किया गया, और उसके बाद उसको कैसे ठीक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास एज ए पेशेंट आई हो, तो मैं डिसीज के बारे में बाद में सोचूंगा। मुझे पहले ये सोचना चाहिए कि आपके शरीर में ऐसी क्या परिस्थिति घटी हुई है कि दूसरे को नहीं हो रहा, आपको हो रहा है। किसी को छींक आती रहती है, किसी को 2 कटोरी आइसक्रीम खाने के बाद भी कुछ नहीं होता, किसी को आधी मिर्ची खाने के बाद जलन होती है, किसी को 2-2 वड़ा पाव 4-4 मिर्ची के साथ खाने के बाद भी जलन नहीं होता। तो आयुर्वेद बोला कि पुरुषम पुरुषम विक्षम, मतलब हर पुरुष अलग अलग है, और वही उसमें बताया गया है। तो आपकी धातु इन द सेंस जो आपके लिए सही है। वैसे आयुर्वेद में 7 धातु बनाए गए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र इन द सेंस नॉट ओनली सीमेन, जो भी नया निर्मित करता है वो शुक्र है। तो कैंसर में नई निर्मित खराब होती है, तो वहां शुक्र को देखना चाहिए। तो ये कहाँ बिगड़ा हुआ है और इसके कारण क्या है, उस कारण की चिकित्सा करना आयुर्वेद है। और इसलिए कोई भी डिसीज ठीक नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं। जो 7 डिसीज है, मतलब जो पेशेंट ठीक होने वाला है वो किसी भी ट्रीटमेंट से अगर ठीक होने वाला है तो आयुर्वेद से भी जरूर होगा। और उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया कि रोगा योप्यत्र उद्दिष्टवात बहुत्वात नाम रूपता तेषाम भी एतद्यो दोषाणि विक्षेपम। 120 चैप्टर है, लेकिन चिकित्सा संघ जिसमें साक्षात ट्रीटमेंट बताई गई, उसके 30वें अध्याय में, लास्ट के अध्याय में लास्ट का एक श्लोक बताया गया। उन्होंने ये बताया कि जो रोग हमने यहां नाम से नहीं बताए हैं, उसकी भी चिकित्सा आपको यहां मिलेगी, और उसकी चिकित्सा आप कीजिए। और उसकी चिकित्सा क्या है, दोष दुष्य निदान विपरीतम हितम द्रोण। दोष मतलब आपके शरीर में जो घटा हुआ है, निदान मतलब आपने ठंडा खाया है तो ठंडे के विपरीत, और रोग उसके विपरीत जो है वो चिकित्सा करो। वो कुछ भी हो सकती है, वो द्रव्य चिकित्सा हो सकती है। द्रव्य चिकित्सा इन द सेंस मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूं, मेडिसिन नॉट लिक्विड, द्रव्य इन द सेंस होल एज ए सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो भी है। और अद्रव्य चिकित्सा मतलब जैसे हिप्नोथेरेपी है, जैसे EFT टैपिंग है, जैसे रेकी है, वो द्रव्य चिकित्सा हो सकती है, वो अद्रव्य चिकित्सा हो सकती है। और आयुर्वेद तो इतना भी बोला, नास्ति अनौषधम किंचित द्रव्यम, एक ही चीज ऐसी नहीं है कि जो दवा नहीं है, आपको उसको इस्तेमाल। योगस्ततो दुर्लभ शस्त्र शस्त्राणि सलिलम पात्राणि अपेक्षते, मतलब शस्त्र, शास्त्र और सलिल ये पात्र की अपेक्षा करते हैं। अगर पात्र सही बैठा हुआ है तो सही, जैसे आप किसी बर्तन में पानी डालेंगे और उसका कलर अगर पिंक है प्लास्टिक के बर्तन में, तो पानी आपको पिंक दिखेगा। वैसे शास्त्र और शस्त्र के, अगर मैंने एक छुरी किसी गृहिणी को दी तो उससे सब्जी कट करेगी, और किसी डकैती की दी तो उससे वो डकैती करेगा। तो ऐसा ही है। और इसलिए शस्त्र, शास्त्र और पानी, इनको एक लायक इंसान की, लायक चीज की जरूरत रहती है, और फिर शास्त्र होता है। तो आयुर्वेद का डिटरेशन का कारण ही यही है कि हम पढ़ते नहीं है, हम रीडिंग बिटवीन द लाइन देते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट मत करो, शुद्ध जो आयुर्वेद प्रॉपर संस्कृत टेक्स्ट है वो पढ़ो, और वो आपको बताते जाएगा, और वो डिवाइन है। जितनी बार आप पढ़ोगे, मैं रोज 6 घंटा पढ़ता हूँ, जितनी बार पढ़ोगे आपको नया नया पता चलेगा। और जब तक आप पढ़ोगे ना तो आप, इसलिए मॉडर्न वेदा क्या है, नथिंग बट डायग्नोसिस। एलोपैथी करो, उसको आयुर्वेद में समझो, उसके रेफरेंस कहाँ है वो देखो, और उसको इकट्ठा करके एज ए होल ट्रीटमेंट करो। कोई साइंस बुरा नहीं है, एलोपैथी साइंस बुरा नहीं है, बुरी तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है। सब ह्यूमन बींग के अच्छे के लिए है, उसे अच्छा इस्तेमाल करो। ये बुरा है, ये सही है, सब शास्त्र अच्छे है, सब अच्छे के लिए है, अच्छा इस्तेमाल करो। जहां हर एक की लिमिटेशन रहती है, एलोपैथी की लिमिटेशन है, आयुर्वेद की लिमिटेशन है, टुगेदर वर्क करो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि प्रिंसिपल इकट्ठा करो, डायग्नोसिस मेथड अच्छे है। जैसे नाड़ी परीक्षा हम करते हैं, उनमें नहीं है, करो, कभी कभी पता चलता है, छुपी चीजें पता चलती है। सिटी स्कैन उनका है, करो, MRI उनका है, करो, ब्लड टेस्ट करो। नाड़ी से देख के बता देते हैं कि ये व्यक्ति कितनी दिन तक जीवित रहेगा। एक्चुअली वो प्रेडिक्शन प्रॉपर नहीं, हाँ, मतलब बोल सकते हैं, लेकिन वो एस्टिमेटेड रहता है। ऐसा नहीं कि इतने साल जिएगा, इतने दिन जिएगा। बट आई हैव सीन, मैंने देखा है, आपने शायद एक जन को बोला था, तो मे भी शायद वो एक्सपायर हो गया। हाँ, नहीं, वो कैसे रहता है मालूम है। हाँ, आयुर्वेद में
साध्यता बताई गई है, आइदर यू कैन ट्रीट द डिसीज और नॉट। अभी मैं किसी मरे हुए पेशेंट को ट्रीटमेंट करने जाऊंगा तो उन्होंने बोला कि आपका भी नाम का नुकसान होगा, शास्त्र का भी नुकसान होगा और पेशेंट का भी नुकसान होगा। जो सच चीज है वो बताओ, और जो बता सकते हो बताओ। अभी फॉर एग्जांपल कैंसर का पेशेंट मरने ही वाला है और उसको भी पता है, लेकिन अगर हम उसको बोलते हैं कि आप जी सकते हो और बाद में उसके रिलेटिव को हम क्लैरिफाई करते हैं, और ये सिर्फ जीने से आप जी सकते हो बोलने से, अगर वो 6 महीने ज्यादा जीता है तो बोलना चाहिए। मैं यहाँ झूठ बोलने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ। सत्य वो है जो पेशेंट के लिए अच्छा है और असत्य वो है जो पेशेंट के लिए खराब है। हाँ, तो कैसे नाड़ी परीक्षा आज सच आयुर्वेद में पहले टेक्स्ट में नहीं बताएगी, लेकिन उन्होंने एक वर्ड वहां बताया कि योन आयुष्यति अतुरस्य अंतरात्मा तत्वविद सोम रोग चिकित्सक। मतलब जो वैद्य पेशेंट के अंतरात्मा में प्रवेश नहीं कर सकता है, भले वो कितना भी तत्वविद रहे, वो पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता है। तो नाड़ी एक जरिया है, जैसे हम रेकी बोलते हैं, जैसे मैंने अभी EFT बोला, जैसे मैं हिप्नोथेरेपी बोला कि एक एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, तो एनर्जी ट्रांसफर है। तो जब मैं आपकी नाड़ी चेक करता हूं तो नाड़ी के भी बहुत प्रकार है, लेकिन मैं जो नाड़ी करता हूं कि मुझे फील होना चाहिए। फिर मैं वात पित्त कफ देखूंगा, हर एक के 5 प्रकार है वो देखो, उसका एंट्री लेवल क्या, एग्जिट लेवल क्या है, तो उससे ये पता चलता है कि एक्चुअली क्या हुआ है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं गॉलब्लैडर स्टोन से, लीवर बढ़ा हुआ है, किडनी स्टोन है, ये सब चीजें बता सकते हैं। अभी मेरे पास एक पेशेंट आई, मैंने उनका नाड़ी परीक्षा किया और मुझे नाड़ी परीक्षा में ऐसा लगा कि उनको बहुत बड़ा स्किन डिसीज है, अच्छा, और पीठ पे है, एंड शी वाज लेडी, तो हम देख नहीं सकते थे। तो मैंने बोला कि आप जाके चेक करो, और वो जब जैसे घर पे गई, उन्होंने उनकी बेटी को देखने बोला तो इट वाज पूरा ब्लैक हो गया था और ड्राई था, लेकिन शी डिडंट हैव एनी सिम्टम्स नहीं था। तो वो वापस आई और मुझे लिखी सर है मुझे। तो ये नाड़ी परीक्षा का, जहां जो अच्छा है वहां इस्तेमाल करो। नाड़ी परीक्षा में नहीं पता चल रहा, सिटी स्कैन MRI कर सकते, करो। अभी कल की ही मैं बात बताता हूँ कि डॉक्टर से मेरी ये होती है, डिस्कशन होता है, तो एक अच्छे डॉक्टर है पुणे के, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे वीकनेस आ रहा है, वायरल लोड दिख रहा है। तो मैंने बोला कि अगर हम डेंगू टेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव आएगा। तब तक हमने ट्रीटमेंट चालू किया था, पेशेंट को ठीक लग रहा था, और हमने डेंगू एंड ये एंटीजन किया NS1 एंड इट गॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स। अच्छा, लेकिन प्लेटलेट 1,41,000 था। तो ऐसा जरूर नहीं है कि मुझे नाड़ी देखने के लिए आपको टच ही करना जरूरी है। करेक्ट। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि खुद का नाड़ी देखते हैं और सामने वाले के आज्ञा चक्र को देखकर उसका फीलिंग होता है। हमने बहुत बार ऐसा किया हुआ है। रिमोट ये कौन सा शास्त्र है सर? ये शास्त्र मतलब एनर्जी एक्सचेंज है ना, आपके आज्ञा चक्र को आप डेवलप करो। जैसे मैंने देखा तो मुझे फील हुआ कि मेरा गॉल ब्लैडर गायब हो गया है, तो मैंने सामने वीडियो कॉल पे पूछा कि आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है क्या, तो बोले हाँ, और मुझे निकाला है। मुझे यूट्रस नहीं है, लेकिन आई फेल्ट कि मेरे अपांग क्षेत्र मतलब नाभि के नीचे की भाग में कुछ है, तो मैंने उनको पूछा तो बोले कि हाँ सर ऐसा है। तो ये हो सकता है, सिर्फ ये विश्वास का प्रश्न है, ये साइंस है, ये सीख के सबको आ सकता है। आपको आपकी एनर्जी पॉजिटिव रखनी है और पेशेंट के नेगेटिव एनर्जी को काउंटर का एक्ट करके आपकी पॉजिटिविटी डालनी है, ये साइंस है। और चरक ऐसे बोलते हैं, चरक एक महान ग्रंथ है जो कि चिकित्सा का ग्रंथ है। उन्होंने बोला कि दीर्घमायु यशस्वास्थ्यम त्रिवर्गाचापि पुष्कलम सिद्धिम च अनुत्तम लोगे प्राप्त होती विद्यावटम। मतलब दीर्घायु, यश, स्वास्थ्य, त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ काम, पौष्कलम मतलब मोक्ष, सिद्धिम च अनुत्तम लोगे, सिद्धि, वाचा सिद्धि आपको बोली किससे, अगर आप विधिवत चरक का पठन करोगे तो। यहाँ लोगों को पठन नहीं करना है आजकल, जैसे पता नहीं ये रिलेवेंट रहेगा कि नहीं, लेकिन एक मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपका मोबाइल खराब हुआ तो आप किसको दिखाएंगे, आपका पंखा खराब हुआ आप किसको दिखाएंगे, इलेक्ट्रिशियन। हाँ, लेकिन हेल्थ खराब होने के बाद आपको किसी की भी सलाह चलती है, और वो कितने भी करोड़ रुपए लेकर वो मिलती नहीं है। 2 लाख का मोबाइल 5 लाख का मोबाइल में नया ले सकता हूँ, मैं पंखा नया ले सकता हूँ। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लोगों को कि राह चलते आदमी कोई भी उठा खुद को आचार्य बोल रहा है, मैं भी पेशेंट को बोलता हूँ कि मुझे संदर्भ पूछो। आप मेरे पास आयुर्वेद के लिए आते हो, मेरे लिए नहीं आते हो, आप आयुर्वेद के लिए आते हो, फिर मेरा अनुभव होता है और फिर आप मेरा नाम लेते हो। आई एम नॉट ग्रेट, आयुर्वेद ग्रेट है, आयुर्वेद महान शास्त्र है। तो आयुर्वेद को जानो, और जब आयुर्वेद ले रहे हो तो आयुर्वेद के रेफरेंस पूछो। सही बात। और जो बंदा आपको रेफरेंस बता सकता है उससे ट्रीटमेंट लो, वो आपका कभी बुरा नहीं होने देगा, क्योंकि आयुर्वेद शुद्ध चिकित्सा को मानता है। और उन्होंने क्या बोला है कि अगर चिकित्सा करते वक्त आपको दूसरे कुछ लक्षण निर्माण होते हैं तो शुद्ध चिकित्सा नहीं है। और ये शुद्ध चिकित्सा
पढ़े हुए वैद्य ही कर सकते हैं। तो कोई भी उठकर करता है मैंने ये बोला धनिया जीरा बोला, नहीं, धनिया जीरा आपने मेडिकल से लेना, इट इज अ हर्बल। और मैंने आपका नाड़ी परीक्षा करके आपको देखकर मैंने धनिया जीरा दिया है तो वो शास्त्र है। करेक्ट। वो मटेरियलिस्टिक चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किस हेतु से दी गई है वो इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही मॉडर्न वेदा, मॉडर्न वेदा इन द सेंस मॉडर्न और आयुर्वेद का कोलैबोरेशन, मॉडर्न की अच्छी चीजें डायग्नोस्टिक, जो जैसे पहले ऋषि मुनियों को दिखा करता था, उनको दिव्य दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब किया था, ध्यान धारणा उससे पता चलता था, इंट्यूशन से पता चलता था। उसकी जगह अभी सीटी स्कैन ने ली, एमआरआई ने ली, एक्सरे ली, तो यूज करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी दिव्य दृष्टि है, उससे भी छोटी छोटी चीज पता चलती सर है। इमरजेंसी सर्विसेज में जैसे हम देखते हैं तो लोग मतलब हॉस्पिटल्स को ही अप्रोच करते हैं, बराबर। या कुछ ज्यादा ही फीवर है तो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं जाता, हाँ, जब तक कि काफी लंबी ना हो जाए वो चीजें। बराबर। तो मैंने तो देखा है सर, आप तो मतलब हॉस्पिटल से भी लोगों को निकाल कर आप लेकर आए हो अपने यहाँ पे। तो सर वो एक बच्चा था, मैं थोड़ा सा मतलब बताऊंगी आपके बारे में। एक बच्चा था जिसको मतलब इन्फ्लेमेशन, आई गेस उसको ब्लड इन्फेक्शन होता था बार बार, और वो काफी एडमिट होता था हॉस्पिटल में। आपने सिर्फ दूध छुड़ा के उसको बचा लिया था। हाँ, वही मैं बता चाहता हूँ कि आप हेतु ढूंढिए, निदान परिवर्जन यह आधी चिकित्सा है। मतलब एक बार मुझे पता चला कि उसका कारण क्या है। अभी रिसेंटली वैसा ही पेशेंट आया था, 10 महीने का बच्चा है, विजिंग कर रहा है और रात को उसको लिटा के दूध पिला रहे, और वो दूध कफ कर रहा है, आयुर्वेद में दूध कफ कारक बोला गया है, और वो 2 लीटर दूध दिन में ले रहा था, 2 से 2.5 लीटर, 10 महीने का बच्चा। मैंने दवा कुछ नहीं दिया, वो मेरे हाथ पैर जोड़ रहे थे, मैंने बोला रात का दूध बंद कर दो, नहीं लगा तो मैं दवा दूंगा। उन्होंने तीसरे दिन दूसरा पेशेंट भेजा, क्योंकि दूध छोड़ने के बाद उसको ये लगा ही नहीं। तो यही चिकित्सा है। चिकित्सा मतलब हर बार दवा देना चाहिए ऐसा नहीं है। और इमरजेंसी, आप विश्वास रखो, आप आयुर्वेद के पास आओ, अगर आप पहले दिन आएंगे तो आपको पहले दिन रिलीफ मिलेगा। आप 10 साल के बाद आते हो फिर भी आयुर्वेद आपको 1 महीने में, मतलब आयुर्वेद ने बोला कि प्राय करोति और कर्मदंडी विशेषम, 24 घंटे में काम करना चाहिए। और उन्होंने और एक श्लोक बताया कि सप्ताह न गुना लाभे क्रिया अन्नम कार्यत पूर्व से शांत रहेगा न क्रिया संकुरिता गुणम विशेषात उत्कृष्ट। मतलब 7 दिन दवा देके देखिए, अगर 7 दिन में उसको रिजल्ट नहीं आता है तो थोड़ा रुकिए और दवा चेंज कीजिए। लेकिन अगर मृत्यु से भी रिजल्ट आता है तो और कैसे बेटर होगा, वो एनालिसिस करके, मतलब पेशेंट के कारण बन करके, पेशेंट को अच्छी दिनचर्या बना के, पेशेंट को ऋतुचर्या बताकर उसको और एग्जैगरेट वो होना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, ऐसे कीजिए। तो इतना है। वो कभी नहीं उन्होंने बोला कि हम असाध्य रोग ठीक कर सकते हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला कि कोई मरने वाला व्यक्ति को आप उठा सकते हो। मेरे पास चक्कर आकर पेशेंट आता है, मैं उसको नस्य लेता हूँ, प्रधमन नस्य बोलते हैं। ये विदाउट सलाह मत लीजिए, लेकिन अगर वचा का नस्य अगर आप लिया जाता है डॉक्टर को दिखा के, वचा वेखंड उसका रूट मिलता है, उसके स्टेम को बहुत अच्छा सुगंध रहता है। और वो सद्या स्थापक बोला गया है, हाँ सद्या स्थापक बोला गया है, मतलब वो संज्ञा को लाता है। अगर आप उसको 2 से 3 चुटकी डायरेक्ट नाक में फूकेंगे, पेशेंट उठता है। अच्छा। लेकिन आप, सवाल ये है कि आप रेडी हो क्या, करेक्ट, और आप कब रेडी होंगे। घूम घूम के आने के बाद आयुर्वेद करने में कोई मजा नहीं। हम देखो, क्रिटिसाइज करने के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी नॉलेज, उसकी सिद्धता करने के लिए नॉलेज चाहिए। सर वो हम क्विक पे आ जाते हैं ना, कि जैसे अभी हमने दर्द की दवाई खाई, हम तुरंत ठीक हो गए, तो वैसे हम आयुर्वेद पे फेथ नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको दर्द कब से वो इंपॉर्टेंट है। अभी 15 साल से मुझे दर्द नहीं हुआ, 15 साल में मुझे कभी लूज मोशन नहीं हुए, 15 साल में मुझे कभी वॉमिटिंग नहीं हुई रहेगी, मैं उससे ठीक हो रहा हूँ ना। एंड आई मीन इट, मैं सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं फॉलो करता हूँ ये। आप चीजें फॉलो करो, आप जल्द से जल्द मिलो, आपको अलग दवा देने की जरूरत नहीं है, दूसरी दवा लेने की जरूरत नहीं है, और आपकी बॉडी ही फाइट करती है। आपने बाहर का खाना खाया हुआ है और आपके बॉडी को पता चला है और वो बाहर फेंक रहा है, और आपको उसको अतिसार बोल रहे हो, जुला बोल रहे हो, और आप जाके रोक रहे हो, और उसके बाद सब गड़बड़। आयुर्वेद बोलता है कि अतिसार में पहले उसको उपेक्षा करो अगर आप बलवान हो तो, और गंदगी जाती रहती है। और इन मोस्ट केसेस 4 बार लूज मोशन होने के बाद 5वीं बार नहीं होता है। करेक्ट। एक तो लिक्विड जा रहा है, आपको कहा जाता है कि लिक्विड लो और बढ़ेगा, प्रोटीन जाते रहता है। अभी कल ही पेशेंट ने पूछा कि सर अल्ब्यूमिन जा रहा है पेशेंट के यूरिन से, और उसको अंडा खाने के लिए बोला है, उसको प्रोटीन खाने के लिए बोला है। ये तो ऐसी चीज हो गई कि टंकी में पानी है, पानी नहीं है, मतलब मैंने नल खोला है और पानी बह रहा है, मैं नल नहीं बंद करूंगा, मैं टंकी में पानी डालते रहूंगा। नल बंद करना चाहिए ना। करेक्ट। तो ये चीजें आयुर्वेद में बताई गई है। ईच एंड एवरी साइंस इज गुड,
अच्छी चीजें लो और कैरी फॉरवर्ड हो, लोगों का भला होना चाहिए। नहीं सर। सर आजकल मतलब डेली रूटीन में जैसे हमें नहीं पता होता है कि कोई कह देता है कि ऐसे खाना खाओ, ब्रेकफास्ट सिस्टम है, लंच है, डिनर है, तो क्या मतलब कैसे खाना लेना चाहिए? हाँ, देखो, अभी एक सवाल हमेशा आता है कि नाश्ता राजा जैसा करना चाहिए, दोपहर का खाना नॉर्मल आदमी जैसा करना चाहिए और रात का खाना भिखारी जैसा खाना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में कहीं पर भी नहीं लिखा है, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि प्रातराशेतु अजीर्णे सायमाशे दुष्यति, सायमाशेतु अजीर्णे प्रातराशे दुष्यति। मतलब उन्होंने कहा है कि सुबह का खाना अगर इनडाइजेस्ट होता है तो रात को तकलीफ करता है, लेकिन रात का खाना इनडाइजेस्ट होता है तो सुबह तकलीफ नहीं करता है, क्योंकि दूसरे दिन सुबह आप एक्सरसाइज करोगे, चैनल्स आपके ओपन रहेंगे और जब तक सनराइज रहता है या फिर सन के रेज रहते हैं तब तक आपको आप हलचल करते हो तो ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। लेकिन सुबह का खाना इनडाइजेशन हुआ है और आपने शाम को खाया तो वैसे ही पड़ा रहता है। और सुबह और शाम खाना चाहिए, 4 याम लगते हैं, मतलब 12 घंटा सुबह का खाना डाइजेस्ट करने के लिए। 4 याम मतलब 12 घंटा, और उसमें आप कितना खा रहे हो, बार 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 बार। मैं लोगों को हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ आप काम क्या करते हो, बोलते हैं मैं फाइलिंग करता हूँ, कोई बोलता है मैं प्रोजेक्ट करता हूँ। तो फाइलिंग करने वालों को मैं बोलता हूँ कि मैंने आपको अभी काम दिया है कि आपको एक फाइल कंप्लीट करनी है, और मैंने डेडलाइन दिया है कि शाम को 5 बजे तक टाइम फाइल आपको कंप्लीट करनी है फ्रॉम 1 to 5 PM। तो आपने काम चालू कर दिया है और मैं 2 बजे आकर आपको फाइल देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि 1 to 5 में आपको और एक फाइल करनी है। अब वो भी एक्सेप्ट करते हो, लेकिन तीसरे फाइल में आप क्या करोगे? बोले सर मैं नहीं करूंगा। एक तो पहला फाइल अनडाइजेस्टेड या फिर विदाउट वर्क रहेगा या फिर नया फाइल रहेगा, और वही होता है। उसको समय दो, दिनचर्या का फॉलो करो। अभी बारिश का सीजन है ऐसे लोगों को लग रहा है, लेकिन जब धूप आ रही है तो आयुर्वेद बोलता है कि जो लक्षण दिख रहे हैं उसको फॉलो करो। धूप में बारिश हो रहा है तो बारिश के ये करो। अभी जैसे हम आज आषाढ़ी एकादशी ही है, हम आषाढ़ी एकादशी के दिन बात कर रहे हैं। अभी अभी भगवान सोने जाएंगे, हाँ, ऐसा कहा जाता है। हाँ, तो क्या साक्षात भगवान सोने जा रहे हैं क्या? नहीं। अभी बारिश में बहुत गंदा सीजन है, आपका अग्नि मंद रहता है। अहम वैश्वानरो प्राणी नाम देहे भूतः, ये विष्णु ने कहा है। मैं हर प्राणी के शरीर में वैश्वानर, वैश्वानर मतलब जाठराग्नि। अभी जाठराग्नि सोएगा, इसलिए चातुर्मास करो, इसलिए कम खाओ। हम फल, आलू अपना नहीं है, हमको चलता है। साबूदाना अपना नहीं है, हमको चलता है फास्ट में। सिंगदाना 150-200 सारा गया कर हमको चलता है, और अपनी चीजें नहीं चलती है। मैं बोलता हूँ फास्ट में आप धान का लावा खाओ, खील खाओ। उपवास इन द सेंस आपके षड रूपों को दूर रखो, ये उपवास है। और आयुर्वेद का उपवास मतलब जब तक आपको भूख नहीं लगती तब तक आप खाना मत खाओ। तो ये करना चाहिए, क्योंकि नेचुरली अभी पेट के विकार बढ़ते हैं। अभी इन दिनों लूज मोशंस, वोमिटिंग, फीवर होते रहता है। वायरल 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 बोला जाता है। अगर वायरल है तो व्हाई यू आर प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स? करेक्ट। जो लोग खुद को इतना धुरंधर समझते हैं, सब सर्च करते हैं, डॉक्टर ने वायरल होने के बाद अगर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है तो कोई भी बंदा पूछने कि आपने वायरल होकर एंटीबायोटिक क्यों दिया? एंटीबायोटिक्स आर मेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शन। मौसम ठीक होने के बाद, मौसम की सब जाने के बाद ठीक होने वाला है, और यही चीज करनी है और यही करो। और इसलिए चातुर्मास का भी फॉलो करना है। आयुर्वेद बोलता है कि आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल इन द सेंस पूरा खींच लेता है। आपने कभी ग्लूकोन डी की ऐड देखी रहेगी, मैं पर्पसली बता रहा हूं। उसमें पहले ऐड दिखा रहते कि सूरज कुछ तो खींच रहा है, लिटरली वही वर्ड्स में लिखा गया कि सूरज किरणों से पूरा आपके शरीर से खींचता है। वो गर्मी से लेके अक्टूबर तक रहता है, गर्मी से लेके अक्टूबर तक, और वो आदान काल है। इवन हम इंडोर्स में रहते हैं तो हाँ, फिर भी क्योंकि वो मौसम का ये होता है। और फिर देखिए सब फास्ट अक्टूबर तक है। एक बार नवरात्रि दशहरे के बाद दिवाली, ये वो फलाना, लड्डू खाओ, चिवड़ा खाओ, सब मिठाई खाओ, क्योंकि तब माहौल अच्छा रहता है। तब शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु आते हैं, आप शरीर आपका बढ़ने लगता है। और यही है अप एंड डाउन, और उसको मेंटेन करना है। और इसके लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या का फॉलो करो। अभी लोग बोलते हैं कि सर मैं संडे है एक दिन, तो अरे मैं लोगों को बोलता हूँ कि उसी संडे को अगर सूरज ने चाहा कि मैं 12 बजे उगूंगा तो हम तो उठेंगे ही नहीं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करो। जैसे मैंने आपको बोला कि आई ऑलवेज रिस्पेक्ट टाइम, बिकॉज आयुर्वेद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में एक बात बताई कि कालजस्तु अयं पुरुष कालजस्तु तस्याम जगत कालवशम सर्व काल सर्वत्र कारणम। काल से ही आपका जन्म है, काल जग के वश है, और काल ही सबका कारण है। तो आपको काल को फॉलो करना चाहिए।
अगर 6 बजे सूरज उगता है तो तब से आपकी अग्नि बढ़नी चालू होती है। 12 बजे सूरज पीक पे है तो आपका अग्नि बहुत पीक पे है। 2 बजे के बाद धीरे धीरे सूरज कम होने लगता है, तब आपका अग्नि कम है। तो 12 बजे के पहले खाओ, शाम को 6 बजे के पहले खाओ, उसको डाइजेस्ट करो, भूखे पेट व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, जिम बीम में जाकर व्यायाम करने की जरूरत नहीं, सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार को सूर्य नमस्कार क्यों बोला जाता है? क्योंकि सूरज को देख के करना चाहिए। अच्छा। और यहाँ जिम में सूर्य नमस्कार किया जा रहा है, इट इज नॉट गुड, समझे। और भोजन का काल बताया गया है, नॉट 1 बजे 2 बजे। प्रसुष्टेविन्मुत्रे हृदय विमले दोषे स्वपतके परिजुत आहारम विधिनियतम। मतलब उन्होंने क्या कहा, आपको मल प्रवृत्ति मतलब आपका पेट साफ हुआ है, आपको पेशाब ठीक से हो रहा है, सब आपको फ्रेश लग रहा है, आपके दोष सब जगह पे है, और फिर आपको भूख लग तथा अग्निउदुक्ते विशुद्ध करे देह से लगो। खाना खाने के बाद हल्का लगना चाहिए, आपको हल्का लग रहा है, आपको एकदम प्रसन्न लग रहा है और आपको भूख लगी हुई है, तब खाना खाओ। ये खाने का समय है। खाने का समय 2 बजे 3 बजे 1 बजे 2 बजे 10 बजे नहीं है। मैं कब खाना चाहिए नहीं बताऊंगा, कितना खाना चाहिए मैं नहीं बता सकता हूं, वो आप डिसाइड करेंगे। कितना पानी पीना चाहिए मौसम के हिसाब से पीना चाहिए, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से पीना चाहिए। कोई ड्राई है जिसको वात प्रकृति बोला जाता है, पित्त प्रकृति वाला जिसको पसीना ज्यादा आ रहा है, ऑब्वियसली मौसम कोई सा भी रहे उसको खाने का पीने का मन करेगा। कोई कफ प्रकृति का है, मोटा है, उसको स्वेटिंग नहीं हो रहा है, वो ऐसे में बैठ रहा है, उसको पानी पीने का मन नहीं करेगा। तो आप डिसाइड करो। मैं ये बताऊंगा कि क्या खाना चाहिए, कौन से सीजन में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना, यही वैद्य का काम है। और आप डिसाइड करो। कोई भी राह चलता आदमी आपको बोलता है कि सुबह उठकर पानी पियो, ऐसा नहीं लिखा है आयुर्वेद में। खाना खाने के पहले पानी पियो, ऐसा नहीं लिखा है आयुर्वेद में। खाना खाने के बाद पानी पियो, ऐसा नहीं लिखा है आयुर्वेद में। मैं इन लोगों को एग्जांपल आपको भी पूछता हूँ, अगर आपको कभी चटनी बनानी है मिक्सर में, तो आप पानी आधा घंटा पहले डालते हो कि आधा घंटा बाद में डालते हो? जब आप मिक्सर में चटनी बनाते टाइम डालती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे उसकी कंसिस्टेंसी पता मिक्स होना चलती है। चाहिए। वो मिक्सर इलेक्ट्रिक है, उसको नॉब है, उसका नॉब मेरे हाथ में है, उसको अंदर काटे है और उसमें मैं देख देख के पानी डाल रहा हूँ। Correct. यहाँ नॉब नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ दांत नहीं है अंदर, और पहले पानी डाल रहा है, और गलत है ये। जब आप रूखा खाना ले रहे हो, आपको नेचुरली लगेगा कि मुझे पानी पीना चाहिए, गो फॉर इट। ओके। जब आप स्निग्ध खाना खा रहे हो, चिकना, तो नेचुरली आपको लगेगा कि मुझे पानी नहीं चाहिए, मत लो। अच्छा। हाँ, आपकी बॉडी आपको डिसाइड करेगी कि आपको कितना पानी चाहिए। और वही बॉडी का सुनो, खुद के शरीर का सुनो, ऋतु का पालन करो, समय का पालन करो, बस हेल्दी लाइफ है। मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं कि मैं बहुत पैसे चार्ज करता हूं मेडिसिन के, लेकिन पैसे से मेडिसिन आते हैं, हेल्थ तो मैं बोलता हूं उससे आती। तो सर ये आयुर्वेद में तो मोस्टली सब किचन के उपयोग की हुई चीजें बताई जाती हैं, आप मतलब जड़ी बूटी देते हैं? हाँ, देखो कैसे मालूम है, एक चीज है, हम ज्यादा कौन से टेस्ट ज्यादा खाते हैं हम। जैसे 6 तरह के टेस्ट है, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर इन द सेंस स्वीट, आम्ल इन द सेंस नमकीन, और लवण इन द सेंस खट्टा। तो आप ये 3 चीजें ज्यादा खाते हो, मधुर, आम्ल, लवण। और इसलिए दवा कड़वी, कसेली या तीखी है। बराबर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मसाला जलाते हैं। देखो मसाले की चीजें हम कितने डालते हैं, छोटे छोटे चम्मच रहते हैं, क्योंकि वो उतना ही काम करता है। हींग कहाँ डालना है आपकी माँ को बराबर पता है, अजवाइन कहाँ डालना है आपकी माँ को बराबर पता है, कौन सी सब्जी वात करने वाली है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हींग और अजवाइन डालते हैं। वैसे वो मसाले के पदार्थ है। तो कटुरस ज्यादा इस्तेमाल होता है, और तिक्त इन द सेंस कड़वा, कटु इन द सेंस तीखा, ये चीज ज्यादा। अभी मैं ये बात निकले इसलिए मैं पूछता हूँ कि एक चीज मुझे ऐसे बताओ, अभी का डिसीज मॉडर्न जो चिकनापन लेके नहीं आ रहा है। जैसे मैं आप जो एग्जांपल बताता हूँ, आपको कंजक्टिवाइटिस होता है, आपकी आंखों से कुछ निकलने लगता है, वो कंजक्टिवाइटिस बोला। वही चिकनापन आपके नाक से आया, सर्दी हुई। वही चिकनापन मुंह से आया, वोमिटिंग हुई। वही चिकनापन कान से आया, कान का इन्फेक्शन हो गया। वही चिकनापन हार्ट में जमा हो गया, ब्लॉकेज हो गया। वही चिकनापन वेन्स में आ गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। वही चिकनापन गॉल ब्लैडर में जाके स्टैग्नेंट हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। वही चिकनापन लीवर में जाके उसको ये किया, फैटी लीवर हो गया। वही चिकनापन यहां आया, म्यूकस हो गया। वही चिकनापन योनि भाग से वजन से गया, व्हाइट डिस्चार्ज हो गया। वही चिकनापन यूरिन से आया, अल्ब्यूमिन जा रहा है, पस सेल जा रहा है। वही चिकनापन यहां आकर उसकी गांठ बनी तो ऑब्सेस हो गया। चिकनापन एक ही है,
अच्छा। आपने नाम दिया, आप मुझे सर बोल रहे हो, मेरी बीवी मुझे और कुछ बोलती है, मेरी बेटी मुझे पापा बोलती है, मेरा भतीजा मुझे चाचा बोलता है, मेरा भांजा मुझे मामा बोलता है। मैं हूं एक ही, और एक पे ही मार्केट किया गया है। यहां जाने के बाद अलग दाव, वहां जाने के बाद आप चिकनापन मेंटेन करो। ज्यादा चिकनी चीज में आयुर्वेदिक श्लोक आ गया है, खरा आहार कर्म नित्या, मतलब रूखा आहार जो खाता है, जो हमेशा एक्सरसाइज करता है और जिसका अग्नि दीप्त है, उसके लिए गुरु लगाओ। मतलब क्या डाइजेस्ट हो सकता है, क्या डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। और यही हमारा किचन क्या डिनोट करता है, अभी मसाले जलाओ मत, उसको स्प्रिंकल करो। ऑलरेडी गरम मसाला बोलते हो, उसको और गरम करते हो, वो जल जाएगा। जितने भी सुगंधित द्रव्य है, आइदर मसाला रहे, जैसे भी इलायची है, तज है, दालचीनी है, हिंग है, अजवाइन, इनको ज्यादा भूनो मत। उनका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो उड़ जाता है। इसलिए पहले खाना पकाओ, उसके बाद उसको स्प्रिंकल करो, तो वो आपको डाइजेस्ट करेगा। मसाले डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए हमारे यहाँ डाइजेशन अच्छा है। फॉरेन कंट्रीज में नहीं है, फिर भी अभी वहां अलग अलग चीजें स्प्रिंकल की जाती है, और वो सही साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम जला रहे। अगर आपके घर में हींग इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपके घर में सौंठ इस्तेमाल हो रहा है, मैं इमरजेंसी में हींग, सौंठ, वच्चा जो अभी बोला वो, इलायची, अजवाइन, इवन दो हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि हींग का लेप कीजिए, हींग थोड़ा चटाइए और जाइए, आपको समय जरूर मिलेगा हॉस्पिटल में जाने तक। और ये साइंस है, और इसलिए मसाले घर में होना बहुत जरूरी है। और कितने इत्ती से लगते हैं, और इसलिए मसालों, मुझे पेशेंट लूज मोशन, सर क्या करूं? अभी मेरे पेशेंट को पता है कि मैं सूंठ बोलता हूं, पहले सूंठ लेंगे और उसके बाद ही मुझे फोन करेंगे। 90% लोग इमरजेंसी के लिए मुझे फोन नहीं करते। सर्दी हुआ, लूज मोशन हुआ, पेट में दर्द है, पता है उनको घर में क्या करना है, और उससे ठीक होते हैं। तो सर क्या करना चाहिए? जैसे अभी आपको गैस हो रहा है, हींग और अजवाइन भुनो और ले लो। ओके। आपको लूज मोशन हो रहे हैं, तो सूंठ पाव चम्मच, 2 कप पानी उबालो, आधा कप 1/4 बचाइए, छान के पी लीजिए, 75% कम हो जाएगा वो। फिर बचा तो वैद्य से मिलिए, उसकी सलाह लीजिए। जैसे अभी आयुर्वेद में जैसे दिनचर्या और ऋतुचर्या बोला गई है, अभी तो बोला गया है कि पानी लेना चाहिए आपको। वसंत ऋतु में श्रृंग बेरा अंबु सारा अंबु, मतलब अदरक का पानी लेने के लिए बोला गया है। अभी पंचकोल चूर्णम मस्त, दही का ऊपर का पानी पंचकोल के साथ लेने के लिए बोला गया है। अगर बादल छाए हुए हैं, दिन खराब लग रहा है, तो ये लो, तो इससे ही कंपेंसेट होता है। पंचकोल इज नथिंग बट सूंठ, मरी, पिंपली, चौवे चित्रक। तो चौवे चित्रक छोड़ो, सूंठ, मरी, पिंपली तो रहेगा आपके पास, उसका इस्तेमाल करो। उसको त्रिकटु बोला जाता है, वो सर्दी की बहुत अच्छी दवा है। अच्छा। पंचकोल पाचन बहुत अच्छा करता है। त्रिकटु कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। त्रिकटु ब्लॉकेजेस को ठीक करने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। ये सब चीजें सलाह से करो। आपकी प्रकृति देखो, पित्त प्रकृति वाले जो गोरे हैं, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, जिनको पसीना ज्यादा होता है, वो उनको ये कम लगेगा। जो सावले हैं, जो मोटे कफ प्रकृति वाले हैं, उनको ज्यादा लगेगा। अच्छा। और उसके हिसाब से वो देना चाहिए। और यही चीजें इमरजेंसी में ज्यादातर वर्क करती है। ओके। और कभी करके देखना चाहिए, और वो भी वैद्य के सलाह से। लेकिन इट वर्क्स, क्योंकि उन्होंने बोला प्राय करते और अर्थात कर्म, मतलब 24 घंटे के भीतर काम करना चालू करना चाहिए, और काम होता है। अच्छा। अनलेस एंड अनटिल आप 24 घंटे के पहले वैद्य को नहीं मिले, आप 24 साल के बाद मिलोगे तो उतना समय लगेगा। बस यही है आयुर्वेद। सर आजकल मतलब इन्फ्लेमेशन का भी बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जिसको देखो वो कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गई है बॉडी में, तो उसका क्या रीजन होता है, उसका क्या उपाय है? मैं वही बोल रहा हूँ कि इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज आइटिस, हिपेटाइटिस, कोलाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ओटाइटिस, स्टोमेटाइटिस। आइटिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन। क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ किससे होती है? चिकनाहट से। सेम है। कोई भी डिसीज के 3 फेज रहते हैं, हमारे एज के भी 3 फेज रहते हैं, वात, पित्त, कफ। देखो हमारा साइंस मतलब इतना अच्छा है ना, ट्रेडिशनल साइंस आई एम टॉकिंग अबाउट। हमारे यहाँ त्रिदेव बोले गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हमारे यहाँ त्रिलोक बोला गया है। सब त्रि 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 है। इज नथिंग बट वात, पित्त, कफ। ब्रह्मा कफ है जो पालन करता है, विष्णु विनाश करता है, वो वात है, और बाकी बीच का पित्त है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विष्णु इन द सेंस वैश्वानर, अग्नि, जो आपको ये करेगा। ब्रह्मा इन द सेंस निर्माण करता, कफ। बच्चे कफ के फेज में है 16 साल तक, 16 से 60 तक पित्त के फेज में रहते हैं हम, और 60 के बाद पतझड़ है। अभी 60 साल का बंदा आकर बोलेगा कि मेरे घुटने में दर्द है, घुटने एक्सरे में दिखा रहे हैं कि
मतलब घिस गए हैं गद्दी, अरे होगा ना भाई, उसकी क्यों टेंशन कर रहे हो? आपने पहले उसके लिए कुछ किया है क्या? आपने ऑयलिंग किया है क्या? रादर देन आप मोटरसाइकिल को हर 3 महीने में या 6 महीने में सर्विसिंग करते बराबर हो, greasing साइकिल के चेन में ग्रीसिंग करोगे, शटर को ग्रीसिंग करोगे, खुद के शटर को कभी ग्रीसिंग नहीं किया है। तो जब जब हम अभी बात कर रहे हैं ज्यादा, मुझे पता है, तो मैंने पहले जेठीमल का चूर्ण लेना चाहिए, मैंने गर्म पानी पीना चाहिए बीच बीच में, और वो कंपेंसेट करने, ये बात है, वो कंपेंसेट करने के लिए मुझे देना चाहिए, ना कि जब मेरा गला पूरा बैठ जाएगा। तो ये सब चीजें करो। अभी हम वी बोथ आर इन द पित्त फेज, तो हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपर पर्सपेशन हो सकता है, जलन हो सकती है, क्योंकि हम पित्त के फेज में है। तो पित्त के फेज में क्या करना चाहिए, वो वैद्य की सलाह से लो। पित्त का ऋतु अलग है, शरद ऋतु पित्त का प्रकोप है, तो तब क्या करना चाहिए, उसमें ज्यादा हमको परहेज करना पड़ेगा, वो करो, फिर डिसीज नहीं होंगे। डिसीज होने के पहले आयुर्वेद की सलाह लो, तो आपको डिसीज नहीं होंगे। हमारे यहाँ लोग डिसीज होने के बाद आते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन काम ये करना पड़ता है, लोगों को हेल्दी करना है, मेडिसिन नहीं देनी है। आयुर्वेद इज नॉट अबाउट मेडिसिन, आयुर्वेद फिलोसॉफी, हेल्थ की फिलोसॉफी है। आप ठीक कैसे रह सकते हो, कौन से ऋतु में आपको कैसे ठीक रहना है, और उसके हिसाब से करो, हो जाएगा। बस दिस इज आयुर्वेदा। तो सर अभी आजकल देख रहे हैं कि जैसे बहुत इंडोर एक्टिविटीज़ रहती है लोगों की, और स्पेशली औरतों में जैसे पीसीओडी पीसीओएस बढ़ रहे हैं और वेट गेन हो रहा है उसकी वजह से, तो उसका क्या मतलब एक रीज़न हो सकता है या क्या उपाय हैं? देखिए, अभी कैसे मैं वापस बोलता हूँ कि हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ी हुई है, और सब डिसीज सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होते हैं। आज जो बंदा लीन है, वो भी ऐसा नहीं कि कम खा रहा है या फिर बिल्कुल नहीं खा रहा है, हाँ, वो लीन है, वो भी उसी वजह से है, और जो मोटा है वो भी उसी वजह से। आयुर्वेद में एक श्लोक आया कि रसनिमित्तम स्थौल्यम कार्पण्यमेवच, मतलब आप मोटापा या फिर आपका दुबलेपना, ये आपके डाइजेशन पे है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम अभी कंसिडर किया जाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म, मतलब आप कितना डाइजेस्ट कर पाते हो। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में थायराइड आता है, ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट डिसीज और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, और डायबिटीज आता है। ये 4 उसके पिलर है किसके, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, और उसमें हार्मोनल इंबैलेंस भी आता है, जो पीसीओडी। अच्छा। और मैं वापस बताता हूँ, आप मोटे होंगे तो धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। आपको थायराइड होगा, जो हाइपो है, उसमें वजन बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। ये दोनों नहीं होंगे और फिर भी आप मोटे हो, फिर भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, आप इंसुलिन में जाओगे। आप मोटे हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आप मोटे हो तो आपके मतलब आपने कुछ ज्यादा खाया हुआ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप खाओ, दबा के खाओ, और उसको सुबह डाइजेस्ट करो एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज शुड नॉट बी डन आफ्टर ईटिंग, ऐसा आयुर्वेद बोलता है, उसको भूखे पेट करो। आपका डाइजेशन जैसा है उसके हिसाब से सुबह उठकर 6 से 9 के बीच में एक्सरसाइज करो, जो कफ काल है। मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज नथिंग बट कफ। अच्छा। अभी जैसे जैसे बच्चे बढ़ते 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 जाते हो, कफ के है, फिर पित्त में हम थोड़े स्टेबल रहते हैं, और फिर वात में हमको सिकुड़ता रहना चाहिए, वो पतझड़ है। अगर आप वात में कद्दू जैसा होंगे तो नहीं होगा। मैं कितने लोगों को बोलता हूँ कि वजन ये मैटर नहीं करता है, सममांस प्रमाणस्तु समसहनो मरणा दृढ़ेन्द्र किरण न बलना विभ्यते क्षित व्यायाम आपसमा, ये डेफिनेशन है किसकी, स्वस्थ व्यक्ति की। जहां जितना चाहिए उतना चाहिए, और वो हेल्दी रहना चाहिए। उसने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी अगरबत्ती जलाई, तो किसी किसी को उससे छींक आती है, 10 में से 1 लोग को आएगी, तो 1 लोग को सहन क्यों नहीं हो रहा है, उसने उसका बॉडी स्ट्रक्चर अल्टर कर दिया है, उसके बॉडी को नहीं पता चल रहा है कि उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, हम उसको एलर्जी बोलते हैं। वैसे आयुर्वेद में स्थूल की डेफिनेशन है। आजकल कोई भी आता है मुझे वजन कम करना है, पेशेंट को नहीं डिसाइड करना चाहिए, पेशेंट सचमुच स्थूल है क्या वो देखना चाहिए, और उसकी डेफिनेशन भी आयुर्वेद में अच्छी तरीके से बताई गई। मेदो मांस अतिवृद्धात स्पिक्स्तन उदरलंबनम नरोतुस्तुल्यते उच्यते, जिसका मेद और मांस बहुत बड़ा हुआ है, जिसके सीट्स, जिसके ये वो लटक रहे हैं और पेट लटक रहा है, वही मोटा है। अच्छा। अगर आपका वेट 60 है, लेकिन फिर भी आपको टायर्स आए हुए है और सब लटक रहा है और आपको उत्साह नहीं है, तो आप मोटे हो, तो आपको मोटापे की चिकित्सा करनी चाहिए। 2 ही चिकित्सा है, एक तो भरो या फिर निकालो। लेकिन आजकल 90% डिसीज, जैसे पीसीओडी है, क्या होता है, पीरियड्स डिले होते हैं, कफ डिले इज कफ, अर्जेंसी इज पित्त, और अनप्रेडिक्शन मतलब अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज वात। जैसे कभी कभी बोलते ना, अरे ये आज अच्छा खा लेता है, 2 दिन के बाद शायद 2 रोटी एक्स्ट्रा खाएगा
और बाद में कम, ये वात प्रकृति का बंदा है और उसको वात का डिसीज हुआ है। पित्त वालों को टच करने के बाद भी दर्द होता है। और कफ वाला कैसे मालूम है? मोटापा, डायबिटीज, थायराइड, ये कफ के है। अच्छा। तो कफ को पिघलाने के लिए व्यायाम करो, और यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो वो क्या होता है? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, मेद मतलब तराजू का कांटा है, तो उसके आगे अस्थि मज्जा और शुक्र है, तो सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ेगी, बोन की तरफ नहीं जाएगा, कुछ भी खाओ जाएगा ही नहीं, क्योंकि सब फैट में एक्यूमुलेट हो रहा है। मेमोरी कम लगेगी और बच्चे नहीं होंगे। पीसीओडी में क्या होता है? करेक्ट। फाइब्रॉइड में क्या होता है? क्योंकि शुक्र की निर्मित नहीं हो रही है। सेम सेम। हाँ, तो इसलिए फैट का मेटाबॉलिज्म करो, फैट को डाइजेस्ट करो, पॉसिबल है। पीसीओडी एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद वापस नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप बार बार वही करते रहोगे, सुबह 6 बजे के बाद नींद लोगे, दोपहर में भी सोओगे, रात को जागरण करोगे, पिज्जा बर्गर जंक फूड खाओगे, होने वाला है बाद में। मेटाबॉलिज्म अच्छा रखो, और वो डिले करता है क्योंकि स्टैग्नेंट है, क्योंकि कुछ तो जमा हुआ है, गांठ हुई है। गांठें कब होती है? कफ में होती है। कफ प्रकोप के लक्षण बोले गए हैं, उसमें ग्रंथि बोला गया, मतलब गांठें होना। तो इसलिए कफ का डाइजेशन करो, और कफ पित्त वात इनको मेंटेन रखो, जितना चाहिए उतना चाहिए। कम हुआ तो भी तकलीफ करेगा, बढ़ा तो भी तकलीफ। तो सर आइडल फूड क्या होता है? जैसे हम प्रोटीन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं आजकल। देखो, वी आर इंडियंस, हमने कभी भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, अभी हम साइंस इतना आगे गया है, तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि डायबिटीज का पेशेंट है फॉर एग्जांपल, और वो किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया है, तो क्या डायबिटोलॉजिस्ट को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बंद करने के लिए बोलता है कि मीठा बंद करने के लिए बोलता है? मीठा बंद करने के लिए बोलता है। वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास या फिर किसी एमडी के पास जाते हैं, उसको जलन हो रही है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कम करने के लिए बोलता है या तीखा कम करने के लिए बोलता है? हाँ, तो वही लॉजिक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अलग चीज है, वो गलत है ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप टेस्ट में बोलिए। आयुर्वेद बोलता है कि सर्वरसाभ्यास स्वस्थ कराना, मतलब अगर आप सभी टेस्ट खाएंगे, मैंने पहले भी आपको बोलता हूँ कि दवाएं कटु तिक्त कषाय रस की होती है, मतलब एक तो कसेली जैसे एलन जैसी, एक तो ये तीखी, या फिर एक तो कड़वी। क्यों? क्योंकि उसके विपरीत जो रस है मधुर आम्ल वो हम जानते हैं। चिप्स है, कॉफी है, चाय है, सब मधुर है। मधुर इन द सेंस नॉट मीठा, जो आपको बढ़ाएगा वो मधुर है। ऐसा है, जैसे गेहूं मधुर रस का है, आपको फील नहीं होता, लेकिन वो मधुर है, और आप उसको क्या बोलते हैं? उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, बराबर है। ग्लूटेन। हम हाँ, ग्लूटेन में ग्लूटेन एलर्जी है, ग्लूटेन का डाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने वो उतना उसको ज्यादा खाया है, सैचुरेशन हो गया उसका। हाँ, उसको डाइजेस्ट करो, रूखा खाओ, इसलिए गेहूं का ये करो। आयुर्वेद में अच्छा आपने बताया कि खाना कैसे करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप होटल में गए हो, तो ऑप्टेड रोटी ऑप्ट करने से अच्छा, मतलब गेहूं की रोटी ऑप्ट करने से अच्छा आप मैदे की तंदूरी रोटी ऑप्ट करो। तो लोग बोलते हैं सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? तो आयुर्वेदिक श्लोक आया, हमको लगता है कि कुकर अभी आया, लेकिन आयुर्वेदिक श्लोक आया, कुकुल कर्पणा भ्रष्टा कंदांगारोपेशन एक योनिवत विद्यात लघु उत्तरोत्तरम। कुकुल मतलब जो बाष्प पे बनाया जाता है, जिसको आप कुकर बोलते हो। अभी ये कुकुर और कुकर में क्या डिफरेंस है? लैंग्वेज का, सिर्फ लो को रो कर दिया। तो वो सबसे हेवी टू डाइजेस्ट है, और अंगारवी पे मतलब बारबेक्यू ये सबसे लाइट है। ओके। हाँ, ये सब चीजें खानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ रोटी खानी है, गो फॉर तंदूरी रोटी। मोमोज खाने हैं, गो फॉर तंदूरी मोमोज। चिकन का ये खाना ही नहीं चाहिए जो अभी बनता है, लेकिन गो फॉर तंदूरी चिकन, वो कम से कम, क्योंकि वो डाइजेस्ट ज्यादा होगा। भूनोगे आप तो भुना हुआ खाओ। हाँ, गेहूं की रोटी के बदले गेहूं का फुल्का खाओ, रोस्टेड, डायरेक्ट अग्नि आ रहा है ना उसको। फिर लोग बोलते हैं कि भाई ये गैस है, उसमें ये फ्लेम है, उसमें वो फ्लेम है, अभी कुछ भी सही नहीं है। लेकिन जितना हो सके उतना कीजिए उसको अल्टर करने के लिए, मतलब पाचन करना चाहिए। पहले हम क्या करते थे, गेहूं आते थे हमें सोर्स पता रहता था, हम साल भर के रखते थे, अगले साल इस्तेमाल करते थे। तो आर्य ने बोला कि वर्षोत्तर संवत्सरो उषितम लघुम, मतलब एक साल जिसको हुआ है वो पाचन में हल्का है। अभी आपको सोर्स नहीं पता, वो कब आया है, कितने दिन तक रखा है वो नहीं पता है, तो आयुर्वेद उसको बोलते युक्ति भर्जितम, मतलब अगर आप उसको भूनोगे तो उसमें वही लाघवता आएगी जो एक साल रखने से आएगी। इसलिए मैं चावल बनाने के पहले उनको रोस्ट करने के लिए बोलता हूँ, मेरा डाइट चार्ट में वो लिखता हूँ कि पहले रोस्ट करो और फिर उसका चावल बनाओ। तो ये सब चीजें जिसको युक्ति बोली गई है ये करो। अगर आपको कोई बुरी चीजें, जैसे बैंगन वात कम करता है, ऐसे आयुर्वेद में बोला गया है, उसमें तो बोलते हैं वात ही है। हाँ, तो कैसे बैंगन में नेचुरल स्टेरॉइड रहता है,
और वो स्किन के लिए और आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वात बहुत कम करता है। लेकिन आप बैंगन को भूनते हो हाँ तो उसमें वात आ गया, वो ओके सिकुड़ गया। ओके। हाँ उसका हाँ वो चोखा वो हाँ, उसको जैसे रस्सा सब्जी करते हो आप वैसे करो नॉर्मली, उसको भूनो मत, तो वात कारक नहीं है। जो वात नहीं करता है, जो वात को कम करता है, उसको भूनने के बाद तो हल्का करो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कफ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भरा हुआ है, तो उसको हल्का करने के बाद उसमें हवा भरेगा। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, पूरा मतलब मैदे का गोनी कैसे रहता है, ऐसा भरा है कि भाई वो निकलने के लिए जगह नहीं है उसको। तो उसमें हल्कापन लाना है, उसमें वात लाना है, तो भुनने से वात आता है। और वो जितना होगा, मतलब आपका बलक क्षय नहीं होना चाहिए, आपको उत्साह लगना चाहिए, उतना लग गया, फिर इसको मेंटेन रखो, हो गया। और यही करना है। सर आजकल मतलब जैसे अभी हम आते हैं, बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो उसके लिए भी आयुर्वेद में है उपचार? देखिए आयुर्वेद क्या बोलता है कि बाल एक तो अस्थि के मल मल है, मतलब हर एक धातु बोला गया, जैसे मैंने बोला 7 धातु है, धातु 7 नहीं है, बताने के लिए जो भी आपकी चीज के लिए अच्छा है वो धातु है। धारणा धातु मतलब जो आपके शरीर का धारण करता है, और मलनात् मला जो आपको खराब है वो मल है। तो कैसे अस्थि का पोषण होने के बाद उसका मल जो बनेगा वो दाढ़ी मूछ बाल है। तो अभी देखिए अगर आप अस्थि का पोषण अच्छा करना है तो पहले मेद का डाइजेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मेद का डाइजेशन होगा, अस्थि अच्छा बनेगा, अस्थि के बाद आप डायरेक्ट कैल्शियम लोगे, मेद का लेकिन मतलब पेट का? फैट 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 का? हाँ, मेद इज नथिंग बट फैट। ओके। रस रक्त मांस मेद, तराजू का कांटा मेद है, अस्थि मज्जा शुक्र, अस्थि मज्जा शुक्र। और अभी देखिए पीसीओडी में भी आपको हिरसुटिज्म दिखता है। हाँ लोग शेविंग कर, औरतें शेविंग करके करेक्ट। आती है, वो क्या है, मेल जैसा है, क्योंकि फीमेल कम हो गया है। तो फीमेल, एस्ट्रोजन, ये हाँ होता है, वही, टेस्टोस्टेरोन हाँ एस्ट्रोजन कम होना सही चीज मतलब होगा। टेस्टोस्टेरोन क्यों बढ़ा है, क्योंकि स्त्रीत्व मेंटेन रखो। स्त्रीत्व स्त्रीत्व कैसे मेंटेन रखे? कंगन पहनो, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को सिग्नल जाएगा। बिंदी लगाओ, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को कंगन लगाओ। पैर में ये पहनो, क्या बोलते हैं उसको, पायल। पायल, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को सिग्नल जाएगा। फीमेल ओरिएंटेड कपड़े पहनो, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी। देखिए 6 से लेके 30 दिन तक आप कुछ भी करो, आप फ्लाई करो, आप कुश्ती करो, आप कुछ भी करो, लेकिन मेंसेस के वो 5 दिन में आप स्त्री बनो। अच्छा। ये सब चीजें कम हो जाएगी, मैं मेरे पेशेंट को बोलता हूँ, क्योंकि स्त्रीत्व नहीं है। स्त्रीत्व नहीं है चलेगा, पुरुषत्व क्यों आया हुआ है, ये तो सोचो। क्योंकि हम पुरुषों जैसा बिहेव करते हैं। ओके। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि कभी कभी 4 बहनों के बाद भाई रहता है, वो बहन जैसा रहता है, बहन जैसा लचकता है। 4 भाइयों के बाद बहन रहती है, वो आर्म्स ऊपर करती है, शर्ट्स के छोटे बाल रखती है, शायद उसके पीरियड डिले होते हैं। वो जो 4 बहनों के बाद का भाई है, शायद उसको बाल नहीं आते, क्योंकि वो अज्यूम करता है, वो उनको फॉलो करता है। तो आपकी माँ बोलती है कि आप लड़की हो, है आपको स्त्री से कभी हो, लेकिन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को जैसे जैसे सिग्नल दे जाएगा वैसे वैसे होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्त्री जैसा बैठो, स्त्री जैसा करो 5 दिनों के लिए बस, और आप बाद में करो। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियां कुछ नहीं कर सकते। आयुर्वेद में स्त्री को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, हमारे शास्त्र में स्त्री को बहुत इंपॉर्टेंट दिया, इसलिए झुक के काम करना स्त्री को बोला गया है, उपवास करना स्त्री को बोला गया है, सब व्रत, पति के लिए व्रत, भाई के लिए व्रत, माँ के लिए व्रत स्त्री को करने बोले, क्योंकि स्त्री के पेट के ऊपर पेट आएगा तो वो इनटॉलरेबल है, फिर पीसीओडी फाइब्रॉइड बहुत मतलब तकलीफ होगी। सुंदरता मेंटेन करने के लिए हाँ, और सारी दूसरी चीजें चीज रखनी। स्त्री बीमार तो सब बीमार, इसलिए ये वहां बोला गया है। ये मर्द भी कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों को ज्यादा ध्यान दिया गया है, स्त्रियों को ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए ऊपर सुन के बोले आप झुककर नहीं काम मत करो, झुकने के एक्सरसाइज करो, बैठकर अंगूठा पकड़ो, पेट पे प्रेशर आओ, रखो डोमेस्टिक हेल्प के लिए कोई भी, लेकिन स्त्रीत्व मेंटेन रखो। और स्त्रीत्व मेंटेन, डांस करने से स्त्रीत्व मेंटेन हो सकता है, स्त्री जैसे रहने से स्त्रीत्व मेंटेन हो सकता है, इतना करो उससे स्त्रीत्व मेंटेन होगा। और ये होना चाहिए, और ये पहले होता था। मेटाबॉलिक सिंड्रोम पीसीओडी पहले क्यों नहीं आया, नहीं है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि आप वैसे रह रहे हो, आप पुरुषों जैसा रह रहे हो, पुरुषों जैसे काम करो। नो डाउट नेचर ने डिफरेंस रखा है, डेफिनेटली रखा है, तो उतना डिफरेंस आप भी रखो। बाकी 25 दिन आपको जो करना है सब कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि फीमेल्स आर सुपीरियर देन मेल्स, क्योंकि शक्ति तो स्त्री में ही है। सही बात है। लक्ष्मी फीमेल है, शक्ति फीमेल है, सरस्वती फीमेल है,
और क्या मेल क्या है? हम्म। तो सर ये बाल झड़ने के लिए अभी मैं वापस उसी पे आती हूँ, तो कोई ऐसा है जैसे आंवला, आप आंवला नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वो रसायन है। आयुर्वेद में रसायन चूर्ण करके आया, उसकी इंडिकेशन बोलते उन्होंने बोला कि अगर आप रसायन सेवन अच्छे से करते हो ना तो आप दीर्घकाल तक सफेद बाल मतलब काले बाल लिए और आप दुख सहन कर सकते हो कोई भी, और आपके बाल झड़ेंगे नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो रसायन चूर्ण लो, जो सब ले सकते हैं। अच्छा। वैदिक की सलाह लेंगे तो और अच्छा है, लेकिन वो रसायन काल में मतलब सुबह लेना चाहिए ओके। गर्म पानी के साथ। इतना भी करेंगे और ये सब चीजें करेंगे, वक्त पे खाना। और आयुर्वेद ने बोला कि जो लवण रस अतियोग करते हैं, मतलब सॉल्टेड वेफर्स, हर चीज में सॉल्ट डालना, हाँ। वो पहले बाल झड़ाता है। तो सी कोस्ट के नजदीक जो रहते हैं उनको ये तकलीफें ज्यादा रहती है, जिनके हवा में भी नमक है। अच्छा। तो ये काम करो और सिर्फ इत्तुसा करो, डाइट रखो, ऋतुचर्या पालन करो, कम होता है। पित्त प्रकृति वालों के लोगों के बाल ज्यादा झड़ेंगे, ये करने से झड़ना कम हो जाएगा। कफ प्रकृति वाले बाल देर तक अच्छे रहते हैं। पित्त प्रकृति वाले के बाल ज्यादा जल्दी पकेंगे, तो उसके लिए वो मेंटेन कैसे रहे वही देखो। अच्छा। हर बार सब सही होगा इसमें, क्योंकि प्रकृति डिफरेंट है। बस यही है। मतलब आयुर्वेद के हिसाब से लाइफस्टाइल रखने से ही बेटर होगा। हाँ, तो सर ये मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए आयुर्वेद शारीरिक और मानसिक दोष बोलते हैं। जैसे वात पित्त कफ ये शरीर के दोष है, और सत्व रज तम ये मन के दोष है। उसमें सत्व गुण है, रज और तमय दोष है। लेकिन रज जितना चाहिए उतना चाहिए, अदरवाइज आप लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस में जाओगे। तम जितना चाहिए उतना चाहिए, अदरवाइज आपको नींद नहीं आएगी। और सत्व आपको जितना चाहिए उतना चाहिए, नहीं तो आप कैसे भी मतलब अलग करेंगे। तो सत्व रजत और तम मेंटेन करो। तो कैसे आयुर्वेद 3 चिकित्सा बोलता है। युक्ति वैपश्य चिकित्सा जो अभी हम करते हैं, दैव वैपश्य चिकित्सा उसका अधिकार साधु संतों का और मंत्र चिकित्सा का है। और ये सत्वावजय चिकित्सा। सत्वावजय चिकित्सा मतलब मणिमंगल धारण करो, जैसे भी लोग करते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह पहनते हैं। हिप्नोथेरेपी जैसा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो गलत रिकॉर्ड्स या प्रोग्रामिंग हुआ है उसको निकाल के उसको करो। हाँ, तो वो सत्वावजय चिकित्सा है। तो बीइंग आयुर्वेदिक फिजिशियन मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं पेशेंट को, सब डिसीज साइकोसोमेटिक है, ईच एंड एवरी डिसीज साइकोसोमेटिक है। मैंने देखा है कि बहुत से पेशेंट में पैटर्न है। जैसे फॉर एग्जांपल, सर मुझे चक्कर जैसा लग रहा है, और सर मुझे चक्कर आ रही है। लग रहा है इज अ साइकिक सिम्टम, आ रही है इज अ सोमैटिक सिम्टम। लेकिन 90% लोगों में लग रहा है, सर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और सर मैं ठीक नहीं हूं। ठीक नहीं हूं ये फिजिकल सिम्टम है, ठीक नहीं लग रहा है ये मानसिक सिम्टम है। तो सत्व बढ़ाना चाहिए। तो आपके 2 माइंड रहते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो आयुर्वेद बोलता है कि सब डिसीज साइकोसोमेटिक है। जैसे सोचो कि आप बच्ची थी, आप स्कूल में खेल रही थी और आप गिर गई, और रिसेस खत्म होने के बाद आपको पता चलता है कि अरे मेरे घुटने में से तो खून आ रहा है, और आप रोने लगती हो। और लगा कब है? 1 घंटा। रिसेस शुरू। हाँ, दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। व्हेन यू केम टू नो कि भाई मुझे लगा है, आपको तुरंत दर्द होता है। तो हिप्नोथेरेपी, EFT टैपिंग करके एक है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। EFT इज 50% साइंटिफिक, ऐसे रिसर्च बोलते हैं हिप्नोथेरेपी, लेकिन हिप्नोथेरेपी इज 100% साइंटिफिक, ऐसे लोग बोलते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाके जो प्रोग्रामिंग हुआ है उसको, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है। अभी एक पेशेंट है, कब शुरुआत हुआ, तो वो बोलते थे सर मेरे मम्मी पापा का और भाई का डेथ हो गया एट वंस। मैं बाहर था, मुझे फोन आया और मुझे जुलाब चालू हो गए, और एंड इट्स बीन 10 years। ओके। तो हमने दवा दिया, वो रिकवर हो गए 50%। लेकिन एंजाइटी, फियर, फोबिया चेहरे पे दिख रहा था, तो मानसिक लक्षण है। तो मैंने उनको पूछा आपको मानसिकता बदलनी है? हाँ सर मुझे बदलनी है। वी टुक हिप्नोथेरेपी सेशन, और उनको इतना अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड पे जाकर वहां तक सोचो कि आपको ये हो रहा है, आपने वो फोन उठाया, आपको फीलिंग है, और फिर वो फीलिंग को धीरे धीरे नलीफाई करने का आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके। और बहुत इफेक्टिव थेरेपी है, लेकिन उससे आपकी दवा लेने की टेंडेंसी कम हो सकती है। वो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि वो होल एंड सोल सिर्फ अकेले इस्तेमाल करो, लेकिन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, एज अ अल्टरनेटिव थेरेपी, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं
तो मिरेकुलस रिजल्ट आते हैं। हर लोग अभी कैसे स्ट्रेस है, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, इसने फोटो नहीं देखा, इसने लाइक नहीं किया, उसने कमेंट नहीं किया, उसने पोस्ट नहीं किया, ये भी हमको तकलीफ देता है। तो ये तकलीफ मन की तकलीफ है, ये शरीर की तकलीफ नहीं है। सर आजकल बच्चों को भी तो माइग्रेन हो जा रहा हाँ, है। माइग्रेन होता है, ये होता है। बच्चे तो ट्रांस में ही रहते हैं, अच्छा। एट द एज ऑफ 13 तक वो ट्रांस में ही रहते हैं। तो उनको ये करना बहुत अच्छा है। मतलब आप बताओगे, उसको सच झूठ नहीं पता है। हाँ। अभी मेरी बेटी 5 साल की है, मैं उसको बताऊंगा कि बेटा ये सही है, तो वो सही मानेगी उसको, करेक्ट। क्योंकि वो उसका सबकॉन्शियस माइंड अभी ज्यादा एक्टिव है। तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बेड वेटिंग करना, अच्छा। फोबिया होना, एग्जाम का फोबिया होना, किसी डिसीज का, अभी कैंसर की पेशेंट आई, सर मुझे कैंसर होने का डर लगता है, 4th टाइम उसको कैंसर हुआ है। ओह। सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर है कि मुझे कैंसर होने की डर लगता है। ठीक हो रही है हर बार, लेकिन सर मुझे कैंसर है। तो ये क्या शारीरिक डिसीज है, मानसिक की बीमारी। क्या है? सेशन लिया, अभी आगे का पता नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी बढ़ गई है। फियर, आपका एक्सीडेंट हो चुका है और आप डर रहे हो, इट इज फियर, वो भी जा सकता है। आपका एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट होगा, मेरी मौत होगी, इट इज फोबिया। ये कैसे मेडिसिन से जाएगा? मेडिसिन कैन मेक यू फील बेटर, लेकिन वो आपके माइंड को प्रोग्रामिंग नहीं चेंज कर सकते। वो सर आसपास के सराउंडिंग्स में भी हाँ, होता मैं है। वही बोल रहा हूँ, जैसे- ट्रिगर है। हाँ, कि हाँ। किसी को हार्ट अटैक आया तो हाँ। हमें भी सोचना, चलो जैसे ये टेस्ट करा स्मोकिंग, लेते हैं, वो करा स्मोकिंग। लेते हैं। ऐसा नहीं कि पेशेंट को चाहिए या फिर किसी क्लाइंट को चाहिए। फॉर एग्जांपल, उसने पहली बार जब स्मोक किया है, वो दोस्त मिला, उसको ट्रिगर मिल जाएगा मुझे स्मोकिंग करना है। फिर उसने कभी स्ट्रेस लिया तो स्मोक किया, उसको बहुत अच्छा लगा, उसको ट्रिगर मिल जाएगा। कि तो हंड्रेड्स ऑफ ट्रिगर्स है। करेक्ट। पहला चीज है कि जब आपको हिप्नोथेरेपी लेना है, जब आपको ईएफटी लेना है, तो पहली चीज है कि आपको ठीक होना है क्या, आप सरेंडर करने के लिए रेडी हो क्या, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप झांकने को देखो क्या, तो आप झांकने दोगे तो सब होगा। क्योंकि आपको ही लगता है कि मुझे क्या करना है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो पिक्चर बनाता है, वैसे करते जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी जो मैंने नींद वाले पेशेंट को हिप्नोथेरेपी किया था, शी वॉज कंप्लेनिंग कि सर मेरा वेट जिम में जाने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। तो हिप्नोथेरेपी में हमने उनको सजेशन दिया कि आपको अच्छा खाने का ही मन करेगा, और पोस्ट हिप्नोटिक सेशन भी आप अच्छा ही खाएंगे, और आपका वेट लॉस आपको जितना चाहिए उतना होगा, आइदर यू गो टू जिम और नॉट। ये मन की ताकत कितनी है, जिम में तो जाना चाहिए। लेकिन 4-5 डेज के बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि सर माय वेट इज रिड्यूसिंग एंड इट रिड्यूस अप टू 4.5 kg, और मुझे चिकन खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे अंडा खाने का मन नहीं कर रहा है। देन हर हस्बैंड टोल्ड हर कि अरे सर ने ऐसा ऐसा किया था। तो वो बहुत खुश है, और विद इन 10 days शी लॉस 5.5 to 6 kg वेट। वाओ। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है, और उसको खुद में खुद हेल्दी खाने का मन कर रहा है। ओके। वो अच्छी नींद ले रही है, उसकी नींद कंप्लीट हो रही है, उसका फोबिया चला गया, उसको फीवर, उसका लिफ्ट में जाने के बाद उसको लगता था कि लिफ्ट बंद हो जाए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, हर बार लिफ्ट बंद होती थी और अटकती थी। इतनी सबकॉन्शियस माइंड की उसकी पावर है। तो मैंने बोला कि आप पॉजिटिव बोलने में क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? तो हमने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग किया कि ये पॉजिटिव है, ये ट्रिगर है आपको, एंड उसको रिलीफ मिल रहा है। 7 दिन के बाद सेशन लेना पड़ता है। उनको लगा कि सर 7 दिन के बीच में कुछ हुआ, तो मैंने बोला ऐसा मत बोलो, 7 दिन निकालो, हम उनका सेशन लेने वाले हैं। अभी तो 2 सेशन है, 6 सेशन में धीरे धीरे सब कम हो सकता है। मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम हो सकती है, इंसुलिन की सिक्रेशन को आप हेल्प कर सकते हो, एंड इट इज क्लिनिकली प्रूवन। एक सर्जन हो चुके हैं, उन्होंने 3,500 सर्जरीज हिप्नोटिक एनेस्थेसिस से किया है। बैड थिंग्स मन से निकालना, गुड थिंग्स को, थॉट्स को उसमें डालना, ये है। विदाउट एनेस्थीसिया। हाँ, विदाउट एनेस्थेसिया। अभी मैं पता नहीं मैं रिलेवेंट बात कर रहा हूँ कि नहीं, अभी मैं ट्रैवल करते वक्त मैं जब भी फ्री रहता हूँ तो मैं बड़े बड़े लोगों का पॉडकास्ट इंटरव्यूज सुनता हूँ। तो अभी बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार बोल रहे थे कि मुझे इतना पता चला कि हमारे थॉट ही सब है, जितना पॉजिटिव थॉट रखेंगे उतना होगा। वो बोलते हैं कि सुबह उठने के बाद मैं कैसा अच्छा हूँ आप सोचिए, दूसरे के बारे में बुरा भी मत सोचिए, अच्छा भी मत सोचिए, आप आपका सोचिए मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ। आज मैं काम करने के बाद मेरा दिन कैसे अच्छा जाएगा, मैं आज काम करने के बाद जिसके साथ काम करना उसको अच्छा कैसे लगेगा। और वो मतलब वो एकदम ऊंचाई पे है। यूट्यूब पे बहुत से बच्चन साहब की पोएम्स है,
कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, वक्त आएगा, जरूर आएगा, आप देखिए कितना पॉजिटिविटी मिलती है। और ये सबकॉन्शियस माइंड के आप बार 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 बता देखिए कैसे मालूम है, अभी जो डिस्टर्ब है उसको नहीं पता कि उसका सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिव करना है, तो उसके डिस्टर्बेंस को कम करके उसको हम एक हाथ देकर हम उसको समझा सकते हैं। वैसे भी डॉक्टर्स रहे या वैद्य रहे, आयुर्वेद बोलता है कि आतंक पग्न मग्नानाम हस्तौलम भिषजित जीवितम मृत मानानाम ना सर्वेशम औषधात्। मतलब अगर आप कीचड़ में गिरे हुए हो तो उठना आपको ही है, मैं हाथ दूंगा। मरे हुए को जीवन दान देना ये सब ये हर बार दवा से नहीं होता है, मुझे हाथ देना है। और वैद्य का काम इतना ही है कि हाथ दो। क्रेडिट इज नॉट ऑलवेज गोज टू, मतलब नेवर गोज टू वैद्य, क्रेडिट गोज टू पेशेंट। हिप्नोथेरेपी में सब्जेक्ट को जाता है। अगर आप सरेंडर करने के लिए रेडी हो, और मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी हम हिप्नोथेरेपी लेते हैं तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ऐसे आपको लगता है तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत गलत फैला गया है, वो कुछ तो करते हैं लेके जाते हैं, ऐसा नहीं रहता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड, सुप्रीम कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड इकट्ठा होगा और आपके लिए जो अच्छा होगा वही वो सिग्नल्स लेगा। जिस वक्त आपके मन को लग रहा है तो आपका लॉजिकल थिंकिंग चालू हो जाएगा, आप सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाएंगे और आप पेपर भी काम नहीं करेगी। लेकिन आप सरेंडर होते हो और आपको वो दर्द भूलना है तो आप डेफिनेटली भूल सकते हो। आप रिलेशन अच्छे कर सकते हो, आप हेल्थ अच्छे कर सकते हो, आप पॉजिटिव कर सकते हो। आपको जो आपको जो चाहिए उसके लिए पॉजिटिव फोकस कैसे करना है कर सकते हो। और ये माइंड है, और ये मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, जो जो ऊंचाई पे गए हुए हैं, मैंने सबके इंटरव्यू देखे हुए हैं, सब बोलते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स। और मैं वापस बोलता हूँ, जैसे अपना पॉडकास्ट चल रहा है तो पहले आपने सोचा और फिर आपने इम्प्लीमेंट किया। वो बॉलीवुड सुपरस्टार क्या बोल रहे थे कि दुनिया में हम चीजें दो बार करते हैं, पहले सोच के करते हैं और फिर करते हैं, विदाउट सोच होती नहीं है। और सही है, आप सोचोगे, आपने मन में ठाना तो आप करोगे, आपने मन में ठाना नहीं करना है तो नहीं करोगे। डॉक्टर साहब मैंने दवा लिया, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, क्या होगा, सचमुच ठीक होगा कि नहीं, मत लो दवा, सिग्नल पहुंच गया आपको। और यही पॉजिटिविटी दवा में भी आनी चाहिए। आप किसी हिसाब से दे रहे हो। जैसे कभी कभी क्या लगता है मालूम है, जैसे आज बारिश का मौसम था, मैं जब से आपका मैसेज आया तब से बोल रहा हूं कि बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। मैंने पेशेंट को आज भी बोला आज बारिश नहीं होगी, और अभी तक बारिश नहीं आई है। क्योंकि हमारा बारिश हो रही सब जाम हो जाता है, और मुझे आना ही था, मुझे करना ही था। तो इतना पॉजिटिव, मतलब ये मैंने अभी किया है 3 दिन में। और इतना बारिश था जब आपने फोन किया उस वक्त कि मैं घर में बैठा था। दूसरे दिन भी उतना बारिश था, लेकिन मुझे पता था आज बारिश नहीं होगा। बारिश का मौसम है लेकिन बारिश नहीं आई है। आपको क्या करना चाहिए, मतलब यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है, वो कभी आपसे लेता नहीं है। आप कर्म करते वक्त आपके मन में बुराई आ रही है तो बैड कर्मा है। आप कर्म अच्छे के लिए कर रहे हो, आप किसी का अच्छा हो कर रहे हो तो गुड कर्मा है। फिर किसी का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है लेकिन उससे किसी की जान बच रही है, इट इज गुड कर्मा। मैं अध्यात्म का, मैं फिलोसोफर नहीं हूं, मैंने अध्यात्म नहीं पढ़ा है, लेकिन जब तक आपको ज्ञान नहीं होता कि आपको क्या करना चाहिए तब तक आपको कुछ पता नहीं। एक बार आपको पता चल गया कि अच्छा क्या है और मैं सबके लिए अच्छा करता हूं, तो तब से आपका टाइम आएगा। और वो टाइम आने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड पे ज्यादा वर्क करते हैं। वो भी बोल रहा था बॉडी सुपरस्टार कि मेरे पास 15,000 किताबें और मैं रोज पढ़ता हूँ। मैं भी रोज 6 घंटा पढ़ता हूँ। पढ़ाई आपको आगे बढ़ाएगी और पढ़ाई आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये करेगी। जब आप लॉजिकल थिंक करने जाते हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड पे कॉन्शियस माइंड काउंटर अटैक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को 1 लाख रुपया कमाना है, उसने सुबह उठा मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, शाम तक सोते 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 उसकी धारणा ऐसे हो जाती है, तुझे कौन देगा 1 लाख रुपया, तेरे ऐसे तो 125,000 मिलेगा। लेकिन जो डटा रहता है, जो उसके जैसे आप ये सोचोगे तो आपको 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा। आपका माइंड, आपका फिजिक, आपका बिहेवियर आपको उसकी तरफ लेके जाएगा। आप वैसे करोगे, आप 6 बजे जगने लगोगे, आप अच्छा काम करने लगोगे, आप ग्रैटिट्यूड से, आप पॉजिटिविटी से काम करने लगोगे, आपको मिलेगा। करना आपको ही है, लेकिन थॉट्स आर इंपॉर्टेंट। इसलिए मानसिक, ईच एंड एवरी डिसीज साइकोसोमेटिक। सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, अभी भाई मैं जो पिक्चर देखने जाऊंगा मूवी, तो मेरा सिर दर्द करेगा, इसलिए मैं पहले ही पेन किलर ले रहा हूं, ऐसे पेशेंट है। आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया कि मुझे पिक्चर, उसको ये नहीं पता है कि रियल और रियल लाइफ में इसको फर्क नहीं है, आपने पिक्चर बना दिया, वो करेगा। और हिप्नोथेरेपी से पेन के लिए बहुत अच्छा है।
पेन रिडक्शन हो सकता है, क्रॉनिक पेन भी धीरे धीरे रिडक्शन हो सकता है, आपकी एंजाइटी, फियर, फोबिया, डिसीज रिलेटेड फोबिया हो सकता है, और आपके ऑर्गन्स को हेल्प मिल सकती है विद कन्वेंशनल मेडिसिन। जो भी लेना है, मेडिसिन चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेडिसिन को हेल्प मिल सकती है और आपको हेल्प मिल सकती है। और ये ऐसा नहीं कि पेशेंट नहीं लेना चाहिए, किसी को ग्रोथ होनी है, करनी है, किसी को पॉजिटिवनेस मेंटेन रखना है, दिन भर काम करके उसको, हर महीने काम करके उसको नेगेटिविटी आ रही है, हम नेगेटिविटी लेते हैं। और देखिए ह्यूमन माइंड है, मैंने आपको पहले डराया और उसके बाद आपको 100 बार बताया कि ये नहीं होगा, मैंने बोला था गलत है, आप गलत ही पकड़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, हम डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर पे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो फर्स्ट टाइम वो 180 दिखाता है, तो आप बार बार चेक करते हो, 150, 140, 130 तक आता है, 120 तक आता है, लेकिन मन में क्या रहता है, 180। ये ह्यूमन माइंड है, ये बदली करो, पॉजिटिविटी करो। वो गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन हम ही सोचते हैं और हम नहीं करते हैं। सोच में इतनी पावर है ना, और इसलिए मानसिक व्याधि जिसको ठानना है कि मैं ठीक होऊंगा और मैं सचमुच बीमार हूं, मुझे किसी कंसल्टेंट की जरूरत है, मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, मुझे किसी, तो वो ठीक होगा। अगर वो बोल रहा है कि मुझे नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, तो ठीक नहीं होगा। नहीं, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को भी देखा गया है, वो अपनी पॉजिटिविटी को लेकर ही आज बीट करते हैं बहुत सारी चीजें। दुनिया में कैंसर में उसके कन्वेंशनल मेडिसिन के साइड इफेक्ट कम करने के लिए, पॉजिटिव बढ़ाने के लिए, और उसके रिसर्च में उसके परसेंटेज भी लिखा है। अगर आपका आईवीएफ फेल्योर हो रहा है और आपने हिप्नोथेरेपी के सेशन लिए, तो सक्सेस रेट इज अप टू 56%। अगर आप एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हो और आप हिप्नोथेरेपी करते हो, तो आपका HbA1c 0.8% से, मतलब 0.80 यूनिट से ड्रास्टिकली वो इतना कम हो सकता है हिप्नोथेरेपी सेशन से। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता है, दवा तो लेनी पड़ती है लेकिन उसको मदद मिलती है। ऐसे बोला गया है फ्रैक्चर का हीलिंग अगर 12 वीक 13 वीक लग रहे हैं तो 6 वीक में होता है, ऐसे रिसर्च बोलता है। पेन किलर नहीं लगते ऐसे रिसर्च बोलता है। स्लीपलेसनेस पूरा जाता है ऐसे रिसर्च बोलता है। एंजाइटी, फियर, फोबिया पूरा जाता है टिपिकल सेशन लेने के बाद, ऐसे रिसर्च बोलता है। और लोगों को पता नहीं है क्योंकि इससे मार्केट नहीं होता है। ये मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं है ना, ये आपको सिर्फ देखकर पॉजिटिविटी बढ़ने, तो उससे कितना पैसा मिलेगा। और इसलिए, और ये भी चीज आगे जानी चाहिए, जो अच्छी चीज जानी चाहिए। और एज अ वैद्य मैं सोचता हूँ कि किसी भी चीज से मेरे पेशेंट को ठीक होता है तो मुझे सीखनी चाहिए, मुझे वो करनी चाहिए। आगे कुछ नया आएगा और वो बोलेगा कि इससे पेशेंट को कुछ हार्म नहीं है और वो रिसर्च बेस्ड है, तो मैं जरूर करूंगा और करना चाहिए। नहीं सर, मैं आपने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी, मतलब ये तो भगवान की कृपा है। नहीं, आपका बहुत ख्याति है और आशा करती हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही बने रहें और लोगों की सेवा करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आज पॉडकास्ट पे आने के लिए और हम लोग को इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।